प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक। हम बीएससी भाग फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है। थर्ड यूनिट में हमने एक्टोकार्पस पूरा कर लिया है और एल्गी का आज अंतिम मेंबर पॉलीसाइफोनिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी रोडोफाइसी का मेंबर है। इसके पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसके क्लास है रोडोफाइसी, इसकी सब क्लास है फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरेमियल्स, कुल रोडोमेलिएसी और उपकुल पॉलीसाइफोनियसी। पॉलीसाइफोनिया इसका नाम है। इंग्लिश में पोली का अर्थ होता है बहुत से, मैनी। साइफोनिया वर्ड लिया गया है साइफन से। जब हम इस सदस्य का थैलस देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसके थैलस में बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के समानांतर जुड़ी हुई पाई जा रही हैं और एक फिलामेंट या तंतुनुमा रचना का निर्माण करती हैं। क्योंकि ये कोशिकाएं बहुत सारी हैं, इसे इसलिए बहुअक्षीय, मल्टी एक्सियल अथवा बहुसाइफनीय या पॉलीसाइफनस भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिका को एक साइफन के रूप में देखा जाता है और क्योंकि सभी कोशिकाएं एक दूसरे के समानांतर पूरे फिलामेंट में पाई जाती हैं, इसलिए इसे बहुअक्षीय या मल्टी एक्सियल भी कहा जाता है। इस शैवाल में सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ पिट कनेक्शंस के द्वारा, गर्त संबंधों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। पिट कनेक्शन एक प्रकार का संबंध है जिसमें दो कोशिकाओं के मध्य कोशिका भित्ति में एक छिद्रनुमा रचना पाई जाती है, जिसके द्वारा सूचनाओं का व पदार्थों का आदान प्रदान होता है। पिट का निर्माण सेल वॉल के द्वारा किया जाता है। दूसरे प्रकार के कनेक्शंस प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एक इस प्रकार का कनेक्शन था जहां सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो पिट कनेक्शन है यह एक प्रकार का मृत संबंध है। जैसे खिड़की या दरवाज़ा दीवार में है, जिसको कि हम मृत संबंध मानते हैं। दो कक्षों के मध्य में यह अपनी परमानेंट आकृति में बना रहता है। ये अपनी आकृति को छोटा अथवा बड़ा नहीं कर सकता, इसलिए इसे डेड कनेक्शन भी माना जाता है। तो पॉलीसाइफोनिया में सेल्स डेड कनेक्शन के द्वारा, मृत संबंध के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसे हम गर्त कहते हैं या पिट कनेक्शन कहते हैं। पॉलीसाइफोनिया एक प्रकार का मैक्रोस्कोपिक, बड़े आकार का शैवाल है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है अत्यधिक संघनित, घना, शाखित और बड़ा शैवाल है जो किसी झाड़ी, क्षुप या वृक्ष के समान दिखाई देता है। यह समुद्र में पाया जाता है। लगभग इसकी 150 प्रजातियां पाई जाती हैं और जो प्रजातियां हैं, इसकी जातियां हैं, उनमें कुछ एपिफाइटिक भी हैं, अधिपादपीय भी हैं। अधिपादपीय यानी कि वे जातियां जो किसी अन्य पादप के ऊपर लगी हुई होती हैं, और कुछ शैलोदभिद हैं, लिथोफाइटिक हैं, जो कि चट्टानों पर पाई जा रही हैं, और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अर्ध परजीवी हैं, कभी परजीवी होती हैं, कभी वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। तो पॉलीसाइफोनिया एक बड़े आकार का मैक्रोस्कोपिक शैवाल है जो समुद्र में पाया जाता है। अब क्योंकि यह रोडोफाइसी का मेंबर है, इस शैवाल का जो रंग है वो लाल भूरे रंग का होता है, और इस लाल भूरे या भूरे बैंगनी होने के कारण इसका जो कारण है, मुख्य कारण, वो इसके अंदर पाए जाने वाला पिगमेंट है। और
इस लाल भूरे रंग के कारण जिस क्षेत्र में यह पाया जाता है उस क्षेत्र के जल का रंग भी परावर्तन के कारण उसी प्रकार का दिखाई देता है। तो थैलस भूरा लाल बैंगनी रंग का है, तंतुल शाखित और सघन थैलस है, बहुअक्षीय या बहुसाइफनीय, इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, विषम तंतु की है। अब ये एक नई टर्म आती है हमारे पास में, हेटेरोट्राइकस या विषम तंतु की। जो थैलस है, जो पादप काय है, उसमें दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक प्रकार का तंतु जिसे हम श्यान तंत्र या प्रोस्ट्रेट सिस्टम कहते हैं, जो आधार के समानांतर, भूमि के समानांतर पाया जाता है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम कहलाता है। और दूसरा वायवीय तंत्र है, एरियल सिस्टम है, जो ऊपर उठा हुआ होता है। जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है, जो आधार तंत्र है, श्यान तंत्र जिसे हम कहते हैं, वह उस पादप को आधार के साथ जोड़ने का कार्य करता है। इस श्यान तंत्र से, प्रोस्ट्रेट सिस्टम से मूलाभास या राइजोइड्स निर्मित होते हैं। हम पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, मूलाभास एक प्रकार की जड़ के समान संरचनाएं हैं जो जड़ का कार्य करती हैं। क्योंकि ओरिजिनली ये जड़ नहीं है, इसलिए हम इसे आभासी मूल या मूलाभास कहते हैं। जो पॉलीसाइफोनिया है उसमें मूलाभास में कुछ विशेष प्रकार की चपटी डिस्क पाई जाती हैं, जिन्हें हम अटैचमेंट डिस्क या सलांगी डिस्क भी कहते हैं। अटैचमेंट डिस्क या सलांगी डिस्क का कार्य पादप को आधार के साथ चिपकाए रखना है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है उस सिस्टम से राइजोइड्स उत्पन्न हो रहे हैं, और राइजोइड्स उत्पन्न होने के बाद, मूलाभास उत्पन्न होने के बाद आधार पर जाकर चपटे हो जाते हैं। और ये जो चपटी संरचनाएं हैं, इन चपटी संरचनाओं को अटैचमेंट डिस्क या सलांगी डिस्क कहते हैं। इन सलांगी डिस्क या अटैचमेंट डिस्क का कार्य पादप को आधार के साथ जोड़े रखना है या चिपकाए रखना है। उसके बाद में देखें, जो दूसरा तंत्र है जिसे हमने वायवीय तंत्र कहा है, एरियल सिस्टम कहा है, ये वायु में ऊपर उठा हुआ, क्योंकि ये जलीय है इसलिए जल में ऊपर उठा हुआ पाया जाएगा। इसे हम वायवीय सिस्टम या एरियल सिस्टम कहते हैं। इसमें दो प्रकार की शाखाएं पाई जा रही हैं, एक लघु शाखा शॉर्ट ब्रांच और एक बड़ी शाखा जिसे हमने लॉन्ग ब्रांच कह दिया। जो लघु शाखा है, लघु शाखा को ट्राइकोब्लास्ट भी कहा जाता है, और जो बड़ी शाखा है वो लॉन्ग ब्रांच या दीर्घ शाखा कहलाती है। जो लघु शाखाएं हैं उनका निर्माण मुख्य शाखा से होता है, और ये जो लघु शाखाएं हैं ये एक अक्षीय या यूनिएक्सियल होती हैं। हमने पहले बात की कि जो पादप है पॉलीसाइफोनिया यानी कि बहुअक्षीय पादप है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, आगे एक चित्र के द्वारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारी, किसी एक तंतु में बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के समानांतर पाई जा रही हैं। इस प्रकार का सिस्टम, इसको हम पॉलीएक्सियल या मल्टी एक्सियल या पॉलीसाइफोनस सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर बन करके बहुअक्षीय बना देती हैं। लेकिन जो लघु शाखा है, जो ट्राइकोब्लास्ट है, उसमें एक ही अक्ष पाया जाता है। इस चित्र में देखें, पार्श्व में ट्राइकोब्लास्ट दिखाई दे रही है, जहां पर एक ही कोशिका पाई जा रही है या एक ही अक्ष पाया जाता है। इन्हें हम यूनिएक्सियल ब्रांचेस भी कहते हैं, एक अक्षीय शाखा भी कहते हैं। तो ये हुई ट्राइकोब्लास्ट। दूसरी शाखा जो है लॉन्ग लेटरल्स हैं, जिनको हमने दीर्घ पार्श्वी शाखा कहा है। जो दीर्घ पार्श्वी शाखा है ये इस पादप की पहचान है, और ये मल्टी एक्सियल या पॉलीसाइफोनस होती हैं। पॉलीसाइफोनस यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के समानांतर पाई जा रही हैं, और सभी समानांतर कोशिकाएं एक दूसरे के साथ गर्त संबंधों के द्वारा जुड़ी हुई हैं। जब पॉलीसाइफोनस शाखा का अनुप्रस्थ काट हम काटते हैं, टीएस हम काटते हैं, तो हमें एक सेंट्रल सेल दिखाई देती है, केंद्रीय कोशिका दिखाई देती है, जिसे हम सेंट्रल साइफन कहते हैं। उसके चारों ओर फिर परिकेंद्र की साइफन पाए जाते हैं, जिन्हें हम पेरीसेंट्रल साइफन कहते हैं। चित्र में दिखाया जा रहा है एक सेंट्रल साइफन, उसके चारों तरफ परिकेंद्र की,
पेरिसेंट्रल साइफन, और जो परिधि पे पाए जा रहे हैं इन्हें हम कॉर्टिकल सेल या वर्लकुटीय कोशिकाएं कह देते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया की वे शाखाएं जो लंबी हैं, लॉन्ग लेटरल्स हैं, वे बहुकोशीय होने के कारण, मल्टी एक्सियल होने के कारण अनुप्रस्थ काट में सेंट्रल सेल, सेंट्रल साइफन, पेरिसेंट्रल साइफन और कॉर्टिकल सेल्स के द्वारा बनी हुई दिखाई देती हैं। यह इसका अनुप्रस्थ काट हो गया। इसके पश्चात हम बात करते हैं इनकी कोशिका संरचना की। पॉलीसाइफोनिया में कोशिकाएं लंबी हैं, बेलनाकार हैं, लॉन्ग हैं और रॉड शेप्ड सेल्स हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर पाई जा रही हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक केंद्र की हैं और प्रत्येक कोशिका में दो भित्ति पाई जा रही है। 2 लेयर्ड सेल वॉल है। जो बाहर वाली सेल वॉल है वह पैक्टिन पदार्थों से बनी है, पैक्टिक है, और जो आंतरिक सेल वॉल है, अंदर वाली सेल वॉल है, वह सेलुलोजिक पदार्थों से बनी है, सेलुलोज से बनी है। इनमें जो क्रोमेटोफोर है, क्रोमेटोफोर क्या होता है? क्रोमेटोफोर वो कोशिकांग है जिसमें वर्णक पाए जाते हैं। तो जो क्रोमेटोफोर है वो डिस्क के आकार का है, डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर या बिंबाब प्रकार का क्रोमेटोफोर पाया जाता है। इनमें पायरिनॉइड्स नहीं पाए जाते। पायरिनॉइड हम पीछे पढ़ के आए हैं। पायरिनॉइड एक इस प्रकार का कोशिकांग होता है जिसका कार्य जो रिजर्व फूड मटेरियल है, संचित भोजन है, उसकी पैकिंग करना है, उसको डिहाइड्रेटेड करके उसमें से जल को निकालकर उसे संघनित कर देना है, कंडेंस कर देना है, ताकि कम स्थान पर अधिक मात्रा में भोजन को संचित किया जा सके। तो इनमें पायरिनॉइड्स नहीं पाया जाता। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हमने पिट कनेक्शन कहा, मृत संबंध हैं ये, इन्हें हम गर्त संबंध भी कहते हैं। दो कोशिकाओं के बीच में सेल वॉल में पाए जाने वाले गर्तनुमा, खड्डे नुमा रचनाएं जिनके द्वारा कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, पदार्थों का आदान प्रदान होता है और सूचना का आदान प्रदान होता है। यह एक रोडोफाइसिका मेंबर है, इसलिए इसमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ये इसका रिजर्व फूड मटेरियल हो गया। इसके पश्चात बात करते हैं हम जनन की। पॉलीसाइफोनिया में जनन से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में 3 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। जीवन चक्र 3 थैलस के द्वारा मिलकर के पूर्ण होता है। पहला थैलस आता है अलैंगिक थैलस, या इसे हम चतुष्की बीजाणुद्भिद कहते हैं, एसेक्सुअल थैलस या टेट्रास्पोरोफाइट। यह थैलस अलैंगिक जनन के लिए काम में आता है और मुख्य थैलस यही है। जो पॉलीसाइफोनिया अभी हम पीछे देख करके आए हैं उसमें यही थैलस हमें दिखाई दे रहा है। ये द्विगुणित कार्पो बीजाणुओं से विकसित होता है। इनका निर्माण कहाँ से होता है? डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स से। कैसे बनेंगे ये हम आगे बात करेंगे। तो ये डिप्लॉयड होता है, सबसे पहला कैरेक्टर इसका ये डिप्लॉयड होता है, और इनके द्वारा टेट्रास्पोर्स का निर्माण किया जाता है। ये बनता कार्पोस्पोर्स से है और ये खुद टेट्रास्पोर्स का निर्माण करता है। ये जो टेट्रास्पोर्स हैं, ये टेट्रास्पोर्स अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दोबारा ध्यान दें, मुख्य पादप है ये, इसे हम एसेक्सुअल थैलस कह रहे हैं या इसको हम टेट्रास्पोरोफाइट कह रहे हैं क्योंकि ये टेट्रास्पोर्स का निर्माण कर रहा है। ये डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। इसका निर्माण कार्पोस्पोर्स से होता है। कार्पोस्पोर्स द्विगुणित होते हैं, इसलिए द्विगुणित पादप का निर्माण करते हैं, और इन पादपों के द्वारा सिर्फ अलैंगिक जनन ही किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही किया जाता है, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेट्रास्पोर्स के द्वारा किया जाएगा, चतुष्क बीजाणुओं के द्वारा किया जाएगा जो कि हैप्लॉइड होंगे। दूसरे प्रकार के पादप जिन्हें हमने नाम दिया गैमेटोफाइट्स, युग्मकोद्भिद। जब टेट्रास्पोर्स बन जाएंगे, टेट्रास्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, जो टेट्रास्पोर्स बन जाएंगे वो 2 प्रकार के पादपों का निर्माण करेंगे, आधे पादप नर और आधे पादप मादा। ये अगुणित पादप होंगे और इन पर जननांगों का निर्माण होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण होगा, और इन ऑर्गन्स को हम स्पर्मेंटेंजिया और कार्पोगोनिया कहते हैं, पुमणुधानी और कार्पोगोनियम।
तो दूसरे प्रकार के पादप गैमेटोफाइट्स, अगुणित पादप हैं। इनका निर्माण चतुष बीजाणुओं के द्वारा, टेट्रास्पोर्स के द्वारा किया जा रहा है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया का निर्माण करते हैं। अब तीसरे तरह के पादप, तीसरा है कार्पोस्पोरोफाइट। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंथेरोजॉइड और oogoनियम एग सेल आपस में मिल जाएंगे तो एक डिप्लॉयड पादप का निर्माण होगा जो कार्पोस्पोरोफाइट कहलाएगा। ये द्विगुणित कार्पो बीजाणुओं के द्वारा ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा बनता है और इनके द्वारा कार्पोस्पोर्स बनाए जाते हैं। ये पादप जो कार्पोस्पोरोफाइट है, ये पादप मेनली गैमेटोफाइट पर ही निर्भर करता है, अपना पोषण और स्थान वहीं से प्राप्त करता है और ये कार्पोस्पोर्स का निर्माण करेगा। ये कार्पोस्पोर्स डिप्लॉयड होंगे और कार्पोस्पोर्स पुनः एसेक्सुअल थैलस का निर्माण कर देंगे। तो इसके इस प्रकार से जीवन चक्र पूर्ण होता है। पहला एसेक्सुअल थैलस जो टेट्रास्पोर्स बनाएगा, टेट्रास्पोर्स मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट के जो मेल और फीमेल कोशिकाएं हैं आपस में मिलकर के कार्पोस्पोरोफाइट बनाएंगी और कार्पोस्पोरोफाइट पुनः कार्पोस्पोर का निर्माण करेगा और इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल पूर्ण हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।